हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपके अपने परिवार तिलक अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स की हमारी जो क्लास पॉज थी अब वो वापस स्टार्ट हो रही है और आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली अब वीडियो मिलेंगे। इसका मतलब कि आपको आने वाले 3 से 4 दिन में पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। दो वीडियो आपको रोज मिलेंगे, है ना। जो भी टाइमिंग है दो वीडियो का रिलेटेड एक वीडियो में बनाकर डालूंगा, है ना। अगर आवश्यकता लगी जल्दी खत्म करने की तो 3 वीडियो भी डेली मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं टाइमिंग जो भी रहेगा एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा किस समय कौन सी वीडियो मिलेगी, क्योंकि करंट अफेयर भी चल रहा है, फिजिक्स भी चलेगा। उसके बाद में आपकी जो दूसरी चीजें हैं वो भी कंटिन्यू है, एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है। बीच बीच में दूसरे वीडियो भी आपकी हेल्प के लिए मैं लाऊंगा ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प मिल पाए। चाहे वो ट्रिक हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हो, हर एक टॉपिक का सब कुछ लेके आऊंगा जो कि एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, आपको मजा आ जाएगा। शेयर करे बिना वीडियो से आपको हटना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा मिरर और लेंस। ठीक है, तो मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। मिरर का मतलब दर्पण और लेंस का मतलब क्या होगा, लेंस ही बोलते हैं इसे हिंदी में। तो मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, दोनों चीजें जानेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर का मतलब होता है दर्पण। जो आप आईना जिसे आप कहते हैं, जिसमें आप मुंह देखते हैं रोज, वही आपका मिरर होता है, दर्पण होता है। ठीक है, अब अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण हिंदी में कहा जाता है। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, जिसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें एक सतह जो इसकी होती है वो पॉलिश की होती है और यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे आती है और ये क्या कर देता है, इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो एक सतह तो इसकी क्या होती है, पॉलिश की हुई रहती है और दूसरी वाली सतह जो रहती है परावर्तक रहती है। तो इससे क्या होता है, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। जो दर्पण आप लोग आपका चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं रोज सुबह, वो क्या होता है, प्लेन मिरर का एग्जांपल है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण है तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से देखिए कौन कौन से। तो स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो पहला प्रकार जो होगा इसका इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। हिंदी में इसे कहा जाता है अवतल दर्पण। अब जरा अवतल दर्पण क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। लेट सपोज कि एक गोला है मेरे पास में। ठीक है, इस गोले को मैंने ऐसे काट दिया, बीच में से काट दिया तो ये वाला भाग मिला। अब इसके बाहर वाले भाग पे मैंने पॉलिश कर दी ऐसे। तो अगर मैं पॉलिश कर दूंगा बाहर वाले भाग पे, तो ये वाले भाग पे मैंने पॉलिश कर दी, तो इसकी अंदर वाली सतह, मतलब ये जो धसी हुई सतह है, ऐसी गोलाकार में जो अंदर की साइड सतह है, ये परावर्तक बन गई। अगर ये सतह परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टर बन गई, तो ये क्या करेगी, अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर इस पर कोई लाइट ऐसे गिरेगी तो ये इधर की डायरेक्शन में इसको ऐसे वापस से ही रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दर्पण बनता है उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। आई होप ये अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट आपका बचा था इसको उठा के आप ले लीजिए। तो इसको उठा के आपने लिया और इसको अंदर से क्या कर दिया आपने, अंदर वाले से पॉलिश कर दिया। अब अंदर से अगर इसको पॉलिश किया तो बाहर वाली सतह जो ही इसकी बाहर वाली सतह जो होगी वो परावर्तक बन गई। मतलब ये आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टर बन गया। तो इस तरह का जो दर्पण होता है, इस तरह से जो दर्पण बनाया जाता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव दर्पण की यानी कि अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की। तो अब देखेंगे हम कि क्या क्या कैसे इसका किस तरह से ये इसका इमेज बनता है, इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज बनता है, मतलब कि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आमतौर पर कैसा रहता है, वास्तविक। ये वास्तविक है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो भैया वो तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यहाँ से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कैसा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, तो ये बनाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के उपयोग की, तो जरा देखिए, दाढ़ी बनाने का जो क्लास है, जो शेविंग ग्लास रहता है, उसमें आप क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर वाहनों की हेडलाइट जो रहती है, सर्च लाइट जो रहती है, उसमें परावर्तक जो लगे रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। डॉक्टर द्वारा जो आंख, कान और नाक, जो ENT रहते हैं, ठीक है, ENT जो डॉक्टर्स रहते हैं, आंख, कान, नाक की जांच करने के लिए जो नेत्रदर्शी का वो यूज करते हैं, उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं, वो करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है। सोलर कुकर आपने देखा होगा, सर पे वो ऐसे लगा के और वो उससे जांच करते हैं, है ना। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हमेशा ध्यान रखेगा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप समतल लगा देते हैं, कंफ्यूजन रहता है समतल और अवतल में। समतल इसमें गलत है, इसमें हमेशा क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। आई होप ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा था, वो वास्तविक और उल्टा था। लेकिन जो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर, तो आपका जो भी कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो जो भी आपका इमेज बनाएगा वो हमेशा आभासी, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, इंग्लिश में होता है वर्चुअल। ये दोनों के लिए ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों में बाइलिंगुअल बताऊंगा। ठीक है, लिखा होगा कुछ चीज हिंदी में तो अंग्रेजी में बता दूंगा, जहां इंग्लिश में लिखा होगा वहां हिंदी में बता दूंगा। क्लियर। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण से जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। क्लियर है। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, आभासी और सीधा। और अगर मैं अवतल दर्पण की पीछे जाके बात करूं तो उसका कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, इसका मतलब होता है रियल। ठीक है। और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण का मैंने आपको बता दिया, आभासी यानी कि वर्चुअल, और सीधा, सीधा यानी कि इरेक्ट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इरेक्ट। अब ये देखिए उत्तल दर्पण का डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो उत्तल दर्पण के जरा उपयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करेंगे। तो देखते हैं, वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए आप दर्पण यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण रहता है। क्यों, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पीछे का क्षेत्र जो है अधिकतम कवर हो सके, है ना, क्योंकि इसमें छोटा दिखाई देता है प्रतिबिंब, आपने देखा ना, छोटा दिखाई देगा, तो छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण पीछे का ज्यादा एरिया आप कवर कर सकते हैं। इसलिए वाहनों के जो बैक मिरर रहते हैं उसमें क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, सॉरी उत्तल दर्पण का। ठीक है। अब देखिए सोडियम परावर्तक लैंप में, तो सोडियम परावर्तक लैंप में भी हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक मिरर का डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके पास में स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर में भी कौन सा है, तो ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। अब मैंने क्यों बनाया आपको बताता हूँ। तो स्फेरिकल कॉनकेव मिरर है, इससे मैं आपको बहुत सारी चीज समझाना चाहता हूँ, जो कि मिरर में जितनी भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, क्योंकि कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित इंपॉर्टेंट हम बातें देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र की, यानी कि सी की। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये अगर स्फेरिकल मिरर है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसे पोल कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है ध्रुव। ठीक है। और इस ध्रुव से यहाँ पे एक पॉइंट रहता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास में एक सर्कल था, इस सर्कल को आपने इस तरह से काटा होगा, इस सर्कल को आपने इस तरह से काटा होगा, और इससे काट करके ये बाहर वाला पॉइंट बनाया होगा, बाहर वाला मिरर बनाया होगा। तो अगर ये बाहर वाला मिरर ऐसा काट के बनाया होगा तो ये सर्कल का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। अगर इस केंद्र को मैंने, ये जो आपने मिरर बनाया है, इसके सेंटर से मैं यहाँ पे मिला दूं, तो आप देखिए क्या होगा, सेंटर से मिलाने पे ये इसका केंद्र बनेगा, इस पर्टिकुलर आर्क का ये क्या बन रहा है, केंद्र बन रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए ये सर्कुलर आपको दिख रहा है, ये कर्व, इस कर्व का जहां सेंटर होगा, लेट सपोज इसका सेंटर यहाँ है, इसे क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो आपने देख लिया कि ये जो पोल है यहाँ से, तो ये कर्व का जो सेंटर बनेगा, अगर इसको मैं ऐसा पूरा गोला बना देता हूँ, ऐसे करके पूरा गोला, तो आप देखेंगे इसका सेंटर कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है। अगर नहीं भी बन रहा है तो आप देखिए कि यहीं बनेगा, है ना, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। तो इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहा जाता है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं, मतलब रेडियस, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो इस पोल से, हमेशा सारी डिस्टेंस मिरर में कहां से मेजर करते हैं, ध्रुव से, पोल से। तो इस पोल से
इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी रहती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे r से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये पोल से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप बता देंगे पोल से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। अगर आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो भी आपका मिरर है, मिरर का अगर पूरा मिरर का अगर आप सेंटर देखेंगे उस आर्क का, तो वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो लाइन आपकी जा रही है, जिस लाइन पे सारी चीज मैंने बनाई है, जो पोल से होते हुए ये लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन को, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, या फिर इसे बोल सकते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इंग्लिश में, आप याद रख लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए ध्रुव की बात कर ले, तो ये वाला जो पार्ट है आपका मिरर, इसका सेंटर जो रहता है उसे पोल कहा जाता है। आगे बात करते हैं फोकस। अब देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, इसका अगर मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ले लो, तो इस मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। अब इसमें एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लेट सपोज यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये अवतल दर्पण है, और अगर अवतल दर्पण है और ये वाली लाइन को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो आपके पास में जो मुख्य अक्ष है, अगर लाइट रे इसके पैरेलल आई, मतलब इसके समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आई, तो ये जब भी इससे टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में, लेट सपोज ये टकरा के ऐसे चले गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद में जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के बाद किस बिंदु से होके जाती है, तो जिस भी पॉइंट से होके जाएगी वो फोकस होगा। ठीक है, हमेशा फोकस से होके जाती है। ठीक है, अब ये फोकस क्या होता है, तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। आई होप ये क्लियर है। ये जितना यहाँ पे था ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं फोकस की बात करूँ, तो ये जो स्मॉल एफ है, ये फोकस दूरी, देखो ये बिंदु जो होता है, जो पॉइंट होता है, इसे कैपिटल एफ से बताया जाता है और इसे कहा जाता है फोकस। ठीक है, लेकिन इस पोल से तो ये फोकस तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसे आप स्मॉल एफ से बताते हैं। किससे बताते हैं, स्मॉल एफ से। और इस स्मॉल एफ को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को हिंदी में कहा जाता है फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशन भी होता है फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। वो क्या होता है, F इक्वल टू R/2 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। R का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ से पोल से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस R है, और मैंने आपसे बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट फोकस है, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो बची हुई दूरी है, ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे R/2 ही तो होगी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि F जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा, वो R का आधा होता है, यानी कि F इक्वल टू R/2 होता है। इसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो R की वैल्यू 2F भी लिखा जा सकता है। तो कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपको सब ध्यान रखना है। तो R की वैल्यू कितनी होती है, 2F, या फिर आपसे बोल सकता है वो F इक्वल टू R/2, दोनों ही आपको याद रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है ना, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्केव मिरर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कॉन्केव मिरर आपके सामने आ चुका है। अब ये कॉन्केव मिरर में ये पोल है, ये फोकस है, यहाँ पे ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये C है ना। अब एक चीज मैं छोटी सी आपको और बता देता हूँ कि अगर मैं ध्रुव से यानी कि पोल से कोई वस्तु इस दर्पण के सामने रखता हूँ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखता हूँ, तो पोल से तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है उसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, U से बताते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस है उसे R से बताते हैं, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। वक्रता केंद्र की ध्रुव से जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है। ठीक है, फोकस की जो दूरी होती है पोल से, ध्रुव से जो फोकस की पॉइंट की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है, स्मॉल f से बताया जाता है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। अगर ये वस्तु यहाँ रखी है तो मान लिया जाए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। क्लियर है। तो पोल से यानी ध्रुव से तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, यानी कि जो इमेज से पोल की डिस्टेंस होती है, उसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में अभी आ गई होगी। अब जरा देखिए कि अवतल दर्पण की, माफ कीजिएगा, अवतल दर्पण में
कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, कौन से पॉइंट पे आप अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये इमेज की पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है, इसके बाद में साइज इमेज का बताया गया है, फिर नेचर मतलब इमेज कैसा होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, किसी पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं क्या करूँ, वस्तु को इन्फिनिटी पे रख देता हूँ, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये कहाँ रख दिया मैंने, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि ये अगर मिरर है मेरे पास में ऐसा, तो जो लाइट रे आएगी वो ऐसे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। इधर से भी अगर एक लाइट रे और ले लेता हूँ तो पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। बात समझ में आ रही है। हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में, मैं आपको समझा देता हूँ। दो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में, ये लाइट रे एक आई और ये दूसरी लाइट रे, पहली लाइट रे हुई और ये दूसरी लाइट रे। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो दो लाइट रे, एक ये पहली लाइट रे, ये दूसरी लाइट रे, है ना। तो लाइट रे जब मिरर पे स्ट्राइक करती है और परावर्तन के बाद में वो कहीं ना कहीं तो जाएगी परावर्तित होके, दो लाइट रे है तो दोनों परावर्तित होके कहीं जाएगी। तो परावर्तन के बाद में जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां पे इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो अब इसी पोजीशन को आपको ध्यान रखना है कि इमेज कैसे बनता है, क्लियर है ना। लाइट रे के रिफ्लेक्शन के बाद जब इंटरसेक्शन होता है जिस पॉइंट पे, वहां पे इमेज बनता है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो आपकी वस्तु है, वो कहाँ है, अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है। तो जो इमेज होगा, मतलब कि प्रतिबिंब होगा, वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखिए यहाँ पे फोकस पे बन रहा है। और इमेज कैसा होगा, तो हाईली डिमिश्ड, डिमिश्ड मतलब कि धुंधला सा, ठीक है। और पॉइंट साइज यानी कि बिंदु आकार का, देखो एक पॉइंट बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है, क्योंकि दोनों एक फोकस पॉइंट से ही होके जा रही है, तो फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, पॉइंट भी मिलेगा तो वो कैसा होगा, रियल यानी कि वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा, ठीक है भैया। अगर मैं बियॉन्ड सी रख देता हूँ, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे यहाँ कई वस्तु है, जैसे यहाँ पे रखी हुई है, तब आपको जो इमेज मिलेगा, जब आपको प्रतिबिंब जो मिलेगा, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। और कैसा होगा, तो डिमिश्ड यानी कि थोड़ा छोटा, है ना। और रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड का मतलब वास्तविक और उल्टा, छोटा, वास्तविक और उल्टा। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर वस्तु को मैं सी पे रख दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपको इमेज भी कैसा मिलेगा, यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। कैसा मिलेगा, सेम साइज, डिमिश्ड का मतलब होता है छोटा, ठीक है, सेम साइज का मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में आपको जो इमेज मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा, और वस्तु के बिल्कुल आकार का मिलेगा, जैसा वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा, है ना, सेम साइज। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि सीधा और हाँ, वास्तविक और उल्टा, माफ कीजिएगा, रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा, ठीक है। तो हिंदी वाले आप लिखते जाइए जैसा भी आपको समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं वस्तु को उठा के सी और एफ के बीच में रख दूं, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दूं, सी और एफ के बीच में, तो आपका जो इमेज होगा वो और पीछे खसक जाएगा, यानी कि सी के बाद, या इमेज आपको यहाँ कहीं मिलेगा, सी के पीछे की तरफ मिलेगा, ठीक है। और कैसा होगा, तो बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, जो भी आपकी वस्तु यहाँ रखी है उससे बड़ा इमेज होगा। और कैसा होगा, तो यहाँ पे देखें तो रियल यानी कि वास्तविक और उल्टा, तो हमेशा इसमें तो वास्तविक उल्टा ही मिलेगा, लास्ट वाली कंडीशन में फिर चेंज मिलेगा। अगर वस्तु को फोकस पे रख दिया, तो वस्तु जब इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ मिल रहा था, फोकस पे। अगर वस्तु को आप फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी। तो वस्तु अगर फोकस पे है तो इमेज मिलेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। उसके बाद में कैसा होगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रख दूं, यानी कि फोकस और पोल यहाँ पे कहीं रख देता हूँ, इस केस में जो इमेज आपका बनता है वो इस दर्पण के, मतलब ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है इसके पीछे की साइड बनेगा, और इस केस में जो इमेज होगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा और वर्चुअल होगा। वर्चुअल यानी कि ये जो लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें जो आपका इमेज बनता है वो वर्चुअल यानी आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होगा, क्लियर है। और सीधा होगा, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के केस में सिर्फ लास्ट वाले में ही मिलता है, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको सारी चीजें, ये आपको टेबल याद रखनी है, ठीक है। आपको सिर्फ लर्न करना है, अदरवाइज मैं पूरा इमेज आपको डायग्राम बना के भी बता सकता था, लेकिन उसमें समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये टेबल को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास में ये दिख रहा है डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम को मत देखिएगा क्योंकि ये अवतल दर्पण का है, ठीक है। आप उत्तल दर्पण के डायग्राम को हमको देखना है, तो ये अवतल दर्पण का डायग्राम है, कॉन्केव का है, इसके लिए डायग्राम यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, ये यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन रिलेवेंट नहीं है, तो आप इसको ध्यान में मत रखिए, सिर्फ कंडीशन को ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस आपको ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण से 2 केस में प्रतिबिंब आपका बन रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसे उत्तल दर्पण समझिए, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज जो है वो फोकस के पीछे, फोकस एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, फोकस पे बनेगा मिरर के पीछे, ठीक है। कैसे जरा देखिए, अगर मैं उत्तल दर्पण बना के बताऊं आपको, तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे ये पोल है और ये आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस हुई। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो लाइट रे ऐसे पैरेलल आएगी, ये पैरेलल आई और ये पैरेलल आई, ठीक है, और टकरा के ऐसे चले जाएगी ये, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो ये ऐसे चले गई टकरा के। अब देखिए, अब ये टकरा के गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कभी मिलने वाली है क्या एक दूसरे से? कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दूर दूर जा रही है, ऐसे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं तो किसी पॉइंट पे ये, मुझे ऐसा आभास होगा कि इस पॉइंट पे जाके ये पीछे की तरफ मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, तो ये जिस पॉइंट पे पीछे की तरफ बढ़ाने पे मिलेगी वो फोकस होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उत्तल दर्पण से अगर आपके पास में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज जो है फोकस पे बनेगा, लेकिन फोकस पे कहाँ, इस दर्पण के पीछे। तो देखो यहाँ पे लिखा है बिहाइंड द मिरर, फोकस पे बनेगा, ठीक है। कैसा होगा, तो छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि इन्फिनिटी पे वस्तु बहुत बड़ी है, वस्तु से बहुत छोटा यानी कि पॉइंट साइज का है ना, तो ये छोटा और पॉइंट साइज का हो। हाईली डिमिश का मतलब बहुत छोटा और पॉइंट साइज। वर्चुअल यानी कि सीधा, सॉरी, वर्चुअल यानी कि वास्तविक, यहाँ पे गलती हो रही है बोलने में। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, क्या होगा, आभासी, है ना। रियल का मतलब वास्तविक, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आभासी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इमेज इससे बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा, इरेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पूछा जा सकता है। अगर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच पे रख दिया, यानी कि ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख देता हूँ, तो इमेज जो होगा वो वस्तु से तो छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से तो छोटा बनेगा। ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया, कॉन्केव से भी और कॉन्वेक्स मिरर से भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। तो अगर मैं मिरर से बात करूं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो इस अनुपात को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को, अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अब इस आवर्धन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हैं। एच डैश का मतलब होगा हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, माफ कीजिएगा, एच डैश अपॉन एच लिख सकते हैं एम को। एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और h का मतलब अगर मैं देखूं तो ये होता है वस्तु की लंबाई। ये मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ भी ऑलरेडी, ये हिंदी वालों के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए, आवर्धन यानी कि अगर मैं इसको रिलेशन निकालने जाऊं, हालांकि हम डिराइव करके देख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर रिलेशन में वस्तु की पोल से दूरी के रिस्पेक्ट में निकालूं, है ना, v और u की टर्म में, तो मैग्निफिकेशन v और u की टर्म में माइनस v अपॉन u होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस v अपॉन u। तो ये आवर्धन आपने देख लिया। अब यहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है पोल से, और u क्या है, पोल से वस्तु की दूरी है। ये आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं, और मिरर फॉर्मूला की। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको सीधे यही याद रखना है कि दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, है ना। f क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। v का मतलब
प्रतिबिंब की दूरी पोल से, और यू का मतलब पोल से वस्तु की दूरी। ये सब मैं आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो लेट सपोज ये आपका मिरर है, ठीक है, और ये आपका मिरर है, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप इसको वो क्वाड्रेंट जो होता है गणित का वैसे देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इस मिरर के आगे जो भी चीज रहेगी उसको हमेशा नेगेटिव में लिखा जाता है, देखिए नेगेटिव में, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर जो भी चीजें आएंगी उसे आप पॉजिटिव लेते हैं, है ना, धनात्मक लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीजें आती है उससे नेगेटिव लिया जाता है ना। और अगर इस दर्पण से इधर की साइड अगर बात करें, इधर की साइड जो भी इस दर्पण के पीछे की तरफ जो भी चीजें आएगी, पीछे की तरफ जो भी चीजें आएगी दर्पण के, वो सारी कैसे ली जाएगी, तो वो सारी पॉजिटिव होगी। और ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, क्लियर है। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बनाई जाती है, जो भी आपके पास में प्रकाश की किरणें होती है वो इधर से हमेशा बनाई जाती है। तो ये साइन कन्वेंशन है जिसको फॉलो किया जाता है। तो मैंने सिर्फ डायग्राम लेके समझाने की कोशिश की, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि अगर बनता है तो आपको याद रहे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लेंस की। तो जैसे हमने मिरर दो टाइप के पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे ही जो लेंस होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, क्लियर है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में कहा जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस। और कॉनकेव लेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक है। आप ये देख रहे, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, और बाजू में उसके जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कॉनकेव लेंस। तो ये देखिए कॉनकेव लेंस हो गया और ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से कुछ बनता है ना, कॉर्नर से ये बिल्कुल पतला रहेगा और केंद्र से मोटा, सेंटर की तरफ से मोटा। और अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो एक कॉर्नर से मोटा रहता है और सेंटर से आप देखिए ये पतला रहता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हैं, ये लाइट रे जैसे ही आ रही है तो ये एक जगह पे, एक पॉइंट पे इसको इकट्ठा कर दे रहा है, कलेक्ट कर दे रहा है लाइट रे को। अब ये कलेक्ट कर रहा है मतलब रे को क्या कर रहा है, ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। ये लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग क्यों, क्योंकि ये सारी रे को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लेके आ रहा है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर अवतल लेंस की बात करें तो ये देखो, ये लाइट रे जो आ रही है इनको ये फैला दे रहा है। तो लाइट रे को अगर ये फैला दे रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, फैलाने के कारण डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये देखिए डाइवर्जिंग लेंस। अब मैं उत्तल लेंस के प्रयोग आपको बता देता हूँ। तो उत्तल लेंस का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार यूजेस पूछे जाते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उत्तल लेंस का, जरा देख लेते फटाफट से। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग है वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, आप ऐसे करके देखते हैं वो हाथ, है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस रहता है। स्पेक्स में किया जाता है, जो चश्मे रहते हैं उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। चश्मे में उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तो यहाँ पे हमने चश्मा इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी, बाइनोकुलर यानी कि जो आप बाइनोकुलर का मतलब क्या होता है, जो दूरबीन होता है वो, है ना। और उसके बाद में यहाँ देखें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जो साइंटिस्ट और डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, इन सब में किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की यानी कि अवतल लेंस की। तो अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो फिर से चश्मों में देखो इसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्स में किया जाता है। उसके बाद में कैमरा का जो लेंस होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे, है ना, रेड है यहाँ पे लगा देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैमरा के लेंस में कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा लेंस यूज होता है कैमरे में, तो ये अवतल लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डोर पीप होल, डोर पीप होल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में वो दरवाजों के अंदर छोटा सा एक होल रहता है जिसमें से झांक के देखते हैं अंदर बाहर कौन है, ठीक है, अंदर वाला इंसान। तो वो जो डोर पीप होल होता है उसमें हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव लेंस का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु को छोटा दिखाना हो तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं और बड़ा दिखाना हो तो कॉन्वेक्स का, ठीक है। चलिए टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी में भी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये कौन से दूरदर्शी में किया जाता है, तो गैलीलियो दूरदर्शी में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक ऐसा दूरदर्शी जिसमें कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है तो गैलीलियो दूरदर्शी है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पे खत्म होती है।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत मेरी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है। आपने कहा था कि सर फिजिक्स पूरा सिलेबस चाहिए हमें, मैंने पूरा सिलेबस शूट कर दिया है और आप लोगों के लिए सारे वीडियो मैंने प्लान कर दिया। आपको जैसा बताया कि कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलेगी और एग्जाम से बहुत पहले ही आपका सिलेबस ये कंप्लीट भी हो जाएगा। 2 वीडियो देना पड़े या 3 वीडियो देना पड़े पर डे, हम देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेगुलर पोस्ट अपलोड करते हैं, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट, आप शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।